एक नवविवाहित महिला जो खाने से पहले मंदिर में प्रतिदिन गजराज मोती चढ़ाती थी, राजा के डर के कारण मोती चढ़ाना बंद कर दिया। देखिए उसने इसके बाद आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना किया। लगभग 800 साल ईसा पूर्व की एक प्राचीन कथा जो दो प्रमुख सेठ परिवारों के बीच विवाह का वर्णन करती है। चंपापुरी सेठ परिवार की बेटी का विवाह हस्तिनापुर सेठ परिवार के सबसे छोटे बेटे से हुआ और उनकी शादी धूमधाम से मनाई गई। अपने पति और उसके परिवार के साथ हस्तिनापुर लौटने के बाद रात भर और अगली सुबह तक विभिन्न परंपराओं की रस्म अदा की गई। हालांकि दोपहर के भोजन के समय बहू ने खाना न खाया और पूरे दिन उपवास जारी रखा। उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित उसकी सास ने पूछताछ की, लेकिन बहू ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। समझदार सेठ ने तुरंत स्पष्टीकरण जानने हेतु दुल्हन के पिता के पास एक दूत भेजा। अगली सुबह 9 बजे तक दुल्हन का भाई दूत के साथ हस्तिनापुर पहुंच गया। उसने अपनी बहन से निजी तौर पर बात की, जिसने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है। उसने बतलाया, मैं खाने से पहले मंदिर जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मंदिर के दर्शन व वेदी पर गजराज मोती चढ़ाती हूँ। गजराज मोती उपलब्धि दुर्लभ हैं और मैं अपने ससुराल वालों से पूछना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उनके पास नहीं हुए तो भाई ने यह संदेश उसके ससुराल वालों को दिया, जिन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारे गजराज मोती का भंडार हैं, जो उसके जीवन काल के लिए पर्याप्त हैं। बहू मंदिर गई, वेदी पर पूजा के लिए 6 दुर्लभ गजराज मोती चढ़ाए और संतुष्ट होकर घर लौटी। उसने और उसके भाई ने भोजन किया और पारंपरिक अनुष्ठान पूरा करके वापस चले गए। दोपहर के आसपास एक सफाईकर्मी मंदिर में आई और वेदी पर मोती देखकर उन्हें ले गई। उसने मोतियों को सफेद फूलों के साथ एक सुंदर माला बनाई और गले में पहन ली। यही सफाईकर्मी रानी के महल में भी नियमित रूप से काम करती थी। जब रानी ने माला को देखा तो उस माला की प्रशंसा की और मोतियों के बारे में पूछा। उसने उसकी कहानी साझा की और रानी ने उस शाम राजा को माला दिखाई और कहा कि मुझे ऐसी ही मोतियों की माला चाहिए। राजा ने हासिल करने का वादा किया। राजा ने शहर के सभी जौहरियों को शाही दरबार में बुलावा भेजा। इस अप्रत्याशित कॉल ने जौहरियों में खलबली मचा गई, जिन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई और एक सहमति बनाई कि कुछ ही प्रमुख जौहरी समूह की ओर से बोलेंगे और सभी विरोधाभासों से बचने के लिए एक समान प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अगले दिन सभी प्रमुख जौहरी राजा के सामने उपस्थित हुए। उन्हें माला दिखाई गई। राजा ने पूछा कि ऐसे मोती की माला चाहिए। प्रमुख जौहरियों ने कहा, महाराज यह मोती किसी पास नहीं हैं, दुर्लभ हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और चेतावनी दी कि यदि किसी के पास ऐसे मोती पाए गए तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। उदास भाव के साथ सेठ घर लौटा। सेठानी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और पूछा चिंता का कारण। सेठ ने भारी मन से कहा, मेरी मृत्यु का समय आ गया है। राजा जल्द ही मेरा सिर काट देंगे। यह सब गजराज मोतियों की वजह से है। हमारी बहू उन्हें मंदिर में चढ़ाए बिना नहीं रह सकती
और राजा मेरी गर्दन काटेगा, इस त्रासदी को रोकने के लिए 6 बड़े भाइयों और सेठानी ने फैसला लिया कि सबसे अच्छा उपाय यह है कि सबसे छोटे बेटे को घर से निकाल दिया जाए, तब उसकी पत्नी चंद्रवती भी वापस नहीं आएगी। उसी शाम जब छोटा भाई घर पहुंचा, तो उसे कोठी के अंदर नहीं जाने दिया गया। उलझन और दिल टूटने पर उसने कहा, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, लेकिन यह तो उनकी आज्ञा है। मासूम छोटे भाई को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सादे कपड़े पहने, पैरों में केवल चप्पल और थोड़े से पैसे के साथ उसने फैसला किया कि अपनी पत्नी को स्थिति के बारे में बताना है, और जब तक वह कोई योजना नहीं बना लेता, तब तक उसे अपने परिवार के घर पर रहना होगा। वह रात भर पैदल ही चंपापुरी की ओर चल पड़ा। सुबह 5 बजे वह अपने ससुर के घर के बगीचे में पहुंचा और कुछ देर वहीं विश्राम किया। उसकी सूरत देखकर दरबान हैरान हो गया और उसने जल्दी से सेठ जी को खबर दी। सेठ जी को स्थिति की गंभीरता का तुरंत एहसास हो गया। सेठ जी ने अपनी बेटी को उसके पति से मिलने और उसे अंदर लाने के लिए भेजा। उसने पूछा कि वह ऐसी हालत में क्यों आया है। उसने जो कुछ भी जानता था सब कुछ बता दिया और कहा कि उसे जल्द ही नया कारोबार तलाशने के लिए निकलना होगा। मेरे आने का उद्देश्य तुम्हें यह बताना था कि जब तक मैं बाहर हूँ, तुम हस्तिनापुर में हमारे घर वापस मत जाना। यहाँ से मैं कारोबार शुरू करने के लिए किसी उपयुक्त शहर में जाने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि हम अपने पिता से कर्ज लेकर यहाँ कारोबार शुरू कर सकते हैं, जिसे बाद में चुका देंगे, चंद्रवती ने सुझाव दिया। या फिर उपहार में मिले आभूषण बेचने का भी प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उसके पति ने दोनों ही विचारों को अस्वीकार कर दिया। जाने का निश्चय करके उसने उससे कहा कि उसे अब तुरंत जाना चाहिए, लेकिन चंद्रवती ने उसके साथ जाने पर जोर देते हुए कहा, हमें अच्छे और बुरे दोनों समय का सामना साथ साथ करना चाहिए। उन्होंने आपसी सहमति से उस रात चुपचाप चले जाने का फैसला किया, केवल कुछ कपड़े लेकर और अपने परिवार को बताए बिना। वे रात के अंधेरे में पैदल ही चल पड़े, एक ऐसा शहर खोजने का निश्चय करके जहां वे अपना भविष्य बना सकें। कुछ देर चलने के बाद वे एक शहर के बाहर एक सुंदर बगीचे में पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। अगली सुबह पति व्यवसाय के अवसरों की तलाश में शहर में चला गया। वह पूरे दिन भटकता रहा, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव उसके पास नहीं मिला। 3 दिन बिना भोजन के बीत गए। चौथे दिन जब चंद्रवती स्नान करके लौटी, तो उसने देखा कि उसके बालों में एक छोटा हीरा उलझा हुआ मिला। जब वह तौलिए से सुखा रही थी, उसने उसे अपने पति को दे दिया और उसे बाजार में बेचकर भोजन और अन्य आवश्यक सामान खरीदने के लिए कहा। उसके द्वारा वापस लाए गए सामानों से चंद्रवती ने भोजन तैयार किया और उसे परोसा। भोजन ने उसकी ऊर्जा को पुनः बहाल कर दिया और उसने उसे भोजन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि चंद्रवती ने यह कहकर खाने में देरी की कि वह बाद में खाएगी। उसके पति, जो असली कारण से अनजान था, उसने बिना भोजन के 3 और दिनों के बाद उसकी कमजोरी को महसूस किया। चिंतित होकर उसने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ है। हालांकि उसने उसे आश्वस्त किया, लेकिन वह गहराई से जानती थी कि उसकी शक्ति कम हो रही थी। चंद्रवती इसलिए नहीं खा सकी क्योंकि उसने भोजन से पहले मंदिर में गजराज मोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा ली थी। 7वें दिन अपने विश्राम स्थल पर लौटते समय चंद्रवती का पैर एक दरवाजे की जंजीर से टकराया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने नीचे की ओर जाने वाली एक सीढ़ी देखी।
सीढ़ियों के उतरने के बाद उसने एक शानदार भूमिगत मंदिर देखा जो दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। अंदर उसने प्लेटों पर विभिन्न प्रकार के चढ़ावा वाला सामान देखा, जिनमें से एक प्लेट गजराज मोतियों से भरी थी। उसने पूजा के लिए कुछ मोती लिए और उन्हें मंदिर की वेदी पर चढ़ा दिया। अपनी पूजा पूरी करने के बाद और बाहर निकलते समय उसे दरवाजे के पास 2 कीमती मोती मिले। इस दिव्य आशीर्वाद के लिए आभारी होकर उसने उन्हें ले लिया। आखिरकार 7 दिनों के लंबे उपवास के बाद उसने कुछ खाया और अपार आनंद और राहत महसूस की। उस शाम जब उसका पति लौटा तो उसने उसके चेहरे पर चमक देखी। उत्सुकतावश उसने पूछा, क्या कुछ अच्छा हुआ है? उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास कुछ सुखद समाचार है। फिर उसने पूछा, तुम्हारा काम का क्या रहा है? फिर चंद्रवती ने कहा, मेरे पास एक विचार है। सबसे पहले कीमती सामान के लिए एक छोटी सी एक सुंदर डब्बी लाओ। जब वह डब्बी लेकर लौटा तो उसने उसके अंदर से एक कीमती मोती उसके सामने रख दिया। फिर उसने सुझाव दिया, यह उत्तम उपहार राजा के पास ले जाओ और देखो कि वह कैसी प्रतिक्रिया करता है। उसकी सलाह का पालन करते हुए वह जल्दी से शाही दरबार में गया और गार्ड को सूचित किया कि एक व्यापारी राजा से मिलना चाहता है। जल्द ही उसे बुलाया गया। डब्बी भेंट स्वरूप पेश की। राजा ने उसे खोला और मोती देखकर रोमांचित हो गया। एक ऐसा रत्न जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुम कहाँ ठहर रहे हो? राजा ने पूछा। जब राजा को उनके साधारण आवास के बारे में पता चला तो उसने तुरंत उनके लिए एक महल में रहने की व्यवस्था की। जब तक वे रहना चाहें, ठहर सकते हो। चंद्रवती को भी बुला लिया गया। उसका बहुत सम्मान किया गया और उसकी सभी जरूरतों को उदारता से पूरा किया गया। राजा ने उसके पति को प्रतिदिन दरबार में आने के लिए आमंत्रित भी दिया। उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष को मोती वाले डब्बी को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। गजराज मोती और उनकी चिंताएं दूर हो जाने के बाद वे खुशी से रहने लगे। राजा की उदारता और देखभाल से उनका जीवन बदल गया। अगले दिन लड़के ने एक और मोती पेश किया और राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने कोषाध्यक्ष को पिछला मोती लाने का आदेश दिया। लेकिन जब राजा ने डब्बी खोली तो मोती गायब था। क्रोधित होकर राजा चिल्लाया, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। लड़के ने कहा, दया करो उस पर। अगले 3 दिनों तक यही घटना होती रही। हर दिन लड़का एक नया मोती पेश करता रहा, फिर भी पिछले वाले गायब होते रहे। ईमानदार कोषाध्यक्ष, जिसने दिन रात सतर्क निगरानी रखी थी, हैरान रह गया। कोई भी रहस्य नहीं समझ सका। बाद में लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा, जब हमारे पास केवल 2 मोती थे तो हम और अधिक मोती कहां से लाए? उसकी पत्नी मुस्कुराई और एक छोटा सुंदर कंटेनर निकाला। उसने अंदर 2 मोती दिखाए, एक नर और दूसरा मादा, और समझाया, यह नर मोती रात में मादा के बिना नहीं रह सकता। इसलिए हर रात नर मोती मादा के पास रहने के लिए वापस लौट आता है और इसीलिए पिछला मोती राजा के डब्बे से गायब हो जाता है। अगले दिन लड़के ने दोनों मोतियों को एक साथ सुंदर कंटेनर में पेश किया और राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा इस दुर्लभ जोड़ी, एक नर और मादा मोती के बारे में जानकर आश्चर्यचकित था। कृतज्ञता से अभिभूत राजा ने लड़के को अपनी इकलौती बेटी का हाथ देने का फैसला किया। लड़के ने अपनी पत्नी से उसकी सहमति मांगी और वह खुशी खुशी प्रस्ताव पर सहमत हो गई। उन्होंने शादी कर ली और वे दोनों महल में रहने लगे।
लड़का राजा के कई मामलों में और राज्य के कल्याण में योगदान देने लगा। जब उनके माता पिता और भाइयों के परिवार दिवालिया हो गए तो वे खुद को बिना किसी आजीविका के सड़कों पर पाया। जीवित रहने के लिए मजबूर होकर उन्होंने निर्माण स्थलों पर मजदूरों के रूप में काम किया। लोग अक्सर उनकी आलोचना करते थे, समय के चक्रक पर टिप्पणी करते थे जिसने उन्हें इस स्थिति में ला दिया था। इन टिप्पणियों से बचने के लिए उन्होंने अपने मूल शहर को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि भाग्य फिर बार उसी शहर में ले आया गए जहां छोटा था और वे नौकरी की तलाश में लग गए। किसी ने सुझाव दिया कि शहर का राजकुमार एक बड़ा मंदिर बनवा रहा है जिसमें कई रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। सलाह के लिए आभारी जिस व्यक्ति ने उन्हें परियोजना के बारे में बताया वह उन्हें राजकुमार के दरबार में ले गया। माथे पर मुकुट पहने राजकुमार ने उस व्यक्ति की बात सुनी जो उनके लिए उपयुक्त काम का अनुरोध कर रहा था। राजकुमार उन्हें ऐसी विकट परिस्थितियों में देखकर दंग रह गया। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया, हालांकि वे उसे नहीं पहचान पाए। अपनी भावनाओं को दबाते हुए राजकुमार ने उन्हें काम देने के लिए सहमति व्यक्त की और प्रबंधक को उन्हें सबसे कठिन काम सौंपने का निर्देश दिया। उनके दिल में अभी भी उनके माता पिता के प्रति अपने अतीत के दर्दनाक अनुभवों के लिए गुस्सा था। उस दिन बाद में राजकुमार को बेचैनी महसूस हुई। उसने अचानक अपना दरबार सत्र समाप्त कर दिया और महल में लौट आया जहां उसने अपनी पत्नियों के साथ पूरी घटना साझा की। उनमें से एक ने पूछा, वे अब कहाँ हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, वे मंदिर में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उसने जवाब दिया, यह गलत है, लेकिन वे अपने कार्यों के लिए दंड के पात्र हैं। जब चीजें एक नियमित दिनचर्या में व्यवस्थित हो गईं, लगभग 10 दिन बाद बड़ी रानी ने अपने पति से अनुरोध किया कि वह अपनी सास को महल में काम करने के लिए नियुक्त करें ताकि वह पास में रह सके। जब सास आई तो उसने शुरू में रानी को उसके शाही परिधान में नहीं पहचाना। कुछ बातचीत के बाद जब उसके लिए और कोई काम नहीं बचा तो रानी ने उदारता से उसे अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन दिया। लगभग 1 महीने बाद रानी ने परिवार के भीतर अनुशासन लागू करने की योजना बनाई। एक दिन रानी के बाल बनाते समय राजकुमार की मां ने कहा, तुम्हारा सिर मेरी बहू के सिर जैसा ही लग रहा है। इस बात से रानी क्रोधित हो गई और उसने तुरंत उसे जाने का आदेश दिया। उसके आग्रह के बावजूद रानी ने अपना आपा नहीं खोया। राजकुमार की मां रोती हुई घर लौटी और उसकी कहानी सुनकर परिवार के लोग भड़क गए। उन्होंने उसे बहुत डांटा और कहा, चलो मुसीबत आने का इंतजार करते हैं। अंततः बुजुर्ग महिला को घर से निकाल दिया गया। रानी ने आज की घटना के बारे में बताया और कहा कि अब और इंतजार नहीं करना है, रानी की सलाह पर काम करना है। उन्हें लाने के लिए 2 रथ भेजे गए। राजकुमारों ने उनसे कहा, आपको महल में बुलाया गया है, कृपया रथ में बैठ जाइए। लेकिन वे अंदर से बहुत डरे हुए थे। महल पहुंचने पर उन्हें एक सुंदर हॉल में बैठने के लिए कहा गया और ठीक से कपड़े पहनने की सलाह दी गई। ये रहे आपके कपड़े। उनके चेहरों पर आश्चर्य और डर दोनों ही दिखाई दिए। अपने शाही परिधान पहनने के बाद राजकुमार और बड़ी रानी विनम्रता और सम्मान के साथ अपने परिवार के पास पहुंचे और उनके पैर छूने के लिए झुके। हालांकि सभी लोग आश्चर्य में पीछे हट गए। राजकुमार ने पूछा, क्या आपने हमें पहचाना नहीं? यह महसूस करने पर कि वे वास्तव में उनके प्रियजन थे,
परिवार खुशी से भर गया और उन्हें गर्मजोशी से गले लगा लिया। परिवार की गरीबी को देखते हुए राजकुमार ने पूछा, आप 1 साल में इतनी गरीबी में कैसे आ गए? माँ ने आह भरते हुए समझाया, यह भाग्य है। जब से तुम चले गए, हमारा भाग्य तुम्हारे साथ चला गया। और उन्होंने उन कठिनाइयों को याद किया जो उन्होंने झेली थीं। हमारी समृद्धि तुम्हारे भाग्य से जुड़ी थी, उसने कहा। राजकुमार उनकी दुर्दशा से बहुत दुखी होकर घोषणा की, हमारे माता पिता हमारे साथ महल में रहने आएंगे। जहां तक मेरे भाइयों की बात है, तो प्रत्येक को अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए 10 मिलियन सोने के सिक्के मिलेंगे। भाग्य के मूल्य को समझना अच्छा लगेगा।